नागपंचमी का इस समय चर्चा है और उसका त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन आज जिस भाव में और जिस समझ में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है वह ऐतिहासिक नहीं है और वास्तविक नहीं है, बल्कि मिथक है। इसके लिए हमें देखना होगा नागवंश और नागपंचमी शब्द का इतिहास क्या रहा है। इस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो नमस्कार। और नाग शब्द का मतलब सर्प या सांप कतई नहीं होता। इसका अर्थ बाद में दिया गया, यह जो पर्यायवाची बन गया, नाग का पर्यायवाची सर्प सांप, ये गलत है। ये वास्तविक और ऐतिहासिक नहीं है। जब हम इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि नाग शब्द का तो मतलब हाथी होता है या श्रेष्ठ जन कहते थे पहले, और वहाँ से ये नाग शब्द आया। प्राचीन मानव एक आदिम जाति जो थी शुरुआत में, काफ़ी पहले, मैंने ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी, 7वीं 6वीं शताब्दी, 4वीं 5वीं शताब्दी में जो लोग थे, बहुत से जो अपने नागवंशी थे, उनको वो अपना नाग शब्द से उनको संबोधित किया जाता था, और वहाँ से ये नाग शब्द आया। सांप और सर्प जो कि एक ऐसा जीव है जो बिना पैर के बहुत तेज चलता है। समय समय पर वह अपने शारीरिक जो उसका त्वचा होती है, जिसे केंचुल कहते हैं, उसको छोड़ता है। काट लेने पर उसके छोटे से जानवर को, बड़े से बड़े हाथी, इंसान या बड़े से बड़े जीव को भी काट लेने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो नागवंशी लोग थे, पुराने लोग थे, वो सोचते थे कि ये कोई अलौकिक चमत्कारिक जीव है, इसलिए उसकी पूजा करते थे। और नागवंशी राजा जब हुए तो उनने अपना टोटम इस विषैले सांप के फन को बनाया, और वहाँ से वह उनका टोटम हुआ। इसी टोटम को देखकर कालांतर में कुछ लोग अज्ञानतावश नाग और सर्प में अंतर ना करते हुए नाग को भी सांप मानने लगे और प्रचार करने लगे। इसलिए आजकल लोग नाग और सांप में अंतर नहीं समझते। आगे चलकर इन्हीं नाग वंश के लोगों ने नागवंशी शासन और साम्राज्य स्थापित किए। भारत ही नहीं बल्कि ज्ञात जो धरती थी उस समय अधिकतर भागों में ये नागवंशियों के शासन रहे। नागवंशी राजाओं का इतिहास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के भी पहले से चला आ रहा है। शेषनाग, जिसे अनंत नाग भी कहते हैं, उसको नागवंश के साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसी कड़ी में शेषनाग के बाद वासुकी हुए, और उसके बाद तक्षक इस नागवंश के राजा रहे। वासुकी का राज हिमालय के पहाड़ी एरिया में, और तक्षक का राज वर्तमान के तक्षशिला क्षेत्र में रहा है। और उन्हीं के नाम पर, तक्षक नाम के नागवंशी राजा के नाम पर ही तक्षशिला बसाया गया, और उसके नाम पर यह स्थान का नाम पड़ा, और इसी आधार पर उसका नाम तक्षशिला पड़ा। 5 नागवंशी सम्राटों में अन्य जो हैं वो करकोटक और ऐरावत भी हुए। तो शेषनाग यानी अनंतनाग, वासुकी, तक्षक और करकोटक और ऐरावत, ये 5 मुख्य नागवंशी सम्राट राजा हुए। महाराष्ट्र के नागपुर को सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था, और नागवंशियों का ही शासन उस क्षेत्र में भी था। नागपुर के पास नाग नाम की एक नदी है। इसी आधार पर इस नागवंशियों के
शासन के आधार पर नागवंशियों ने बसाया था, इसलिए इस स्थान का नाम नागपुर और नदी का नाम नाग नदी पड़ा। नागपुर के पास ही एक प्रागैतिहासिक नगरधन नामक प्राचीन नगर रहा है। कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग आदि जगह का नाम भी इन्हीं नागवंशी शासकों के नाम पर पड़ा। उन्होंने वहाँ पर शासन किया। मध्य प्रदेश के विदिशा को कहा जाता है कि यहाँ पर नागवंशियों ने शासन किया और वृषनाग को विदिशा का संस्थापक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल नागवंश और कवर्धा के फणी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। मथुरा और भरतपुर से लेकर ग्वालियर और उज्जैन तक का भूभाग नागवंशियों के अधिकार क्षेत्र में रहा और वहाँ पर उन्होंने शासन किया। आज का नागालैंड भी नागवंशियों द्वारा शासित था। माना जाता है कि नागवंशियों का शासन ज्ञात पृथ्वी के अधिकांश भाग पर था, इसलिए पहले समय में कहा जाता था कि पृथ्वी नाग के फण पर टिकी है, यानी ठीक उसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ों का जब शासन पृथ्वी के अधिकतर भागों में रहा है, तब कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के शासन में सूरज कभी नहीं डूबता। नागवंश का शिशुनाग राजवंश डायनेस्टी भी प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला एक राजवंश था। यह राजवंश लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक का एक अमात्य यानी मंत्री था, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके सत्ता संभाली थी। शिशुनाग राजवंश ने राजगृह, जिसे गिरिवज्र भी कहते हैं, और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के अलावा कालाशोक भी इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनभ ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कालाशोक की हत्या करके इस राजवंश का अंत किया और शिशुनाग राजवंश ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें अवंती राज्य, जो आजकल उज्जैन जिसे कहते हैं अवंती, को भी मगध में मिलाया लिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महान नंदी था। 345 ईस्वी पूर्व में उसके बेटे महापद्म नंद द्वारा महानंद की हत्या कर साम्राज्य को कब्जा कर लिया गया और नंद वंश की नींव रखी। इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। गौतम बुद्ध के पहले से ही इन नागवंशियों का शासन रहा। नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश आदि सभी मूलतः नागवंशी ही थे और वर्तमान में भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि क्षेत्र में जो अधिकांश लोग निवास करते हैं आदिम जनजातीय यानी नागवंशीय हैं और उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं। नागवंशियों का विचार और सभ्यता श्रमण सभ्यता थी, यानी समता, समानता और गणराज्य व्यवस्था की मान्यता प्रभावी थी। यह नागवंशी बुद्ध के शिक्षाओं, उपदेश, धम्म आदि से प्रभावित थे और इसलिए बौद्ध धम्म और उनके उपदेश आदर्श के संरक्षक रहे। इसलिए बहुत सी बुद्ध की मूर्तियों में बुद्ध के ऊपर नागवंशियों के टोटम सर्प के फण को संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। नागवंशियों के शासनकाल में खेती किसानी, उससे जुड़े व्यवसाय ही मुख्य कर्म थे। नागपंचमी की शुरुआत नागवंशियों के शासनकाल में हुई। नागपंचमी के दिन पंचायतें होती थीं, उसमें मुखिया तथा राज्य के बड़े बड़े पदों के योग्य व्यक्तियों को चुना जाता था। उसके लिए दंगल, अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास, मल्ल युद्ध, घुड़सवारी आदि की प्रतियोगिता और उसके योग्यता परखने के लिए होती थी। उसमें ही राज्य को संचालित करने के लिए बड़े बड़े पदों के योग्य लोगों को चुना जाता था तथा लोग उत्सव मनाते थे। तभी से नागवंशियों के समय से नागपंचमी का प्रचलन हुआ।
इसी दिन नागवंशी स्त्रियां नदी तालाबों के किनारे जाकर स्नान आदि करके बोधि वृक्ष, स्तूप, चैत्य, गुफा, विहारों में जाकर बुद्ध की पूजा करती थीं और अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए मंगल कामना करती थीं। कहा जाता है कि इसी समय घात लगाकर विपरीत मानसिकता के लोगों ने इन स्त्रियों की पिटाई की और बेइज्जती की। इसके बाद में सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा करना संभव नहीं रहा, तो इस परंपरा का निर्वाह लोग कपड़े की गुड़िया बनाकर उसको पीट कर करते रहे। इस गुड़िया पीटने का कारण और आधार उनको मालूम ही नहीं होता और इस गलत परंपरा को निभाए जा रहे हैं, जबकि यह वास्तव में सही नागपंचमी का मतलब ही नहीं जानते। समाज को सही, कल्याणकारी और उचित इतिहास जानना चाहिए। गलत, अनुचित और मिथक से दूर रहना चाहिए। उत्सव मनाना है तो सही और सच्चे अर्थों में जो मानव और समाज के लिए कल्याणकारी हो उसे मनाना चाहिए। विकृत, अनुचित और भेदभाव, हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई परंपरा निभानी नहीं चाहिए। कालांतर में नागपंचमी का एक और भ्रामक अप्राकृतिक मिथक गढ़ गया। इस नागपंचमी को भ्रामक बना दिया गया। सांप को दूध पिलाने का एक त्यौहार माना जाने लगा, जबकि प्राकृतिक रूप से और बायोलॉजिकल रूप से उसकी जो शारीरिक बनावट और उसकी संरचना सांप की है, वह दूध पीता ही नहीं। लेकिन अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण लोग सांप को दूध पिलाने और वास्तविकता से भिन्न तरीके से मनाने लगे, जबकि सांप दूध पीता ही नहीं और संभव ही नहीं सांप दूध पिए। लेकिन दर्शाते हैं जगह जगह भीख मांगने वाले सांप को लेकर घूमते हैं लोग, उनको दूध देते हैं। ये गलत परंपरा और अज्ञानता और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बात है। हमें इस भ्रम, अज्ञानता, अंधविश्वास के कारण नाग शब्द को सांप का पर्यायवाची मान लेना भी गलत है। इस तरह हम आज नागवंश और नागपंचमी के बारे में संक्षिप्त जानकारी साझा की। इसके लिए आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।